चोरों का एक गिरोह होता था और जो गिरोह का सरदार था वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार था। वो सारा लूटा हुआ माल जो होता था वो चोरों में तकसीम कर देता था और खुद अपने पास कुछ नहीं रखता था। और खुद उसके लेन देन बदले करा में करता था। जो 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 सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती थी कि जो सरदार का जो खर्चा है वो बाकी गिरोह ने उठाना होता था। तो पता नहीं इस एग्जाम्पल को आप जो जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने बात चले की उससे शायद आप कंपेयर कर सकें या ना कर सकें। चले चले जो अपने कहते हैं, लेकिन सवाल यह था कि 300 कनाल का घर आज की प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह में मेंटेन हो जाता है। मेरे ख्याल से ये उसका जवाब दे देता है। देखिए, इसके अंदर जो पीटीआई का आज बयान आया फवाद चौधरी का और शहबाज गिल का भी, जो उनकी वो पर्सनैलिटी को बिरेट कर रहे थे, तो मैं ये नहीं कि अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं और देखें कि पहले वो उनके बारे में क्या कहते थे और आज क्या कह रहे हैं। इसी तरह जो अकबर एस बाबर साहब हैं, इनकी जमात के थे लेकिन उनका भी जमीर जाग गया और वो फॉरेन फंडिंग केस जो है वो नजर आया। इसी तरह जो ईसीपी के जो सरबरा हैं उनके बारे में कितने तारीफी कलमात जो हैं वो इन्होंने एक लेटर जारी किया शेख रशीद साहब ने। और फिर जब वो मेरिट पे फैसले करते हैं तो किस तरह जो है वो गालिम गलोच और ब्लेम उनके ऊपर किया गया और उनके जो पर्सनैलिटी है उनको अटैक किया गया और उनकी क्रेडिबिलिटी को अटैक किया गया। तो ये तो इनका वतीरा है कि जब कोई भी सच सामने आए या इनकी कोई कमजोरी अवाम के सामने आती है तो फिर इनका यही रवैया होता है। अब जो आपका सवाल क्या ये ठीक है, तो ये कतन तौर पे ठीक नहीं है कि मैं सियासत में हूं और मुझे गाड़ी कोई मेरा मेहरबान दोस्त दे दे, मेरा खर्चा भी कोई मेहरबान दोस्त उठाए, मेरे फॉरेन ट्रैवल भी वो मेहरबान दोस्त उठाए। तो उसके पीछे क्या मकासद है और क्या वो वापसी भी किसी जरिए से वो उसकी रिकवरी करते हैं। तो ये तो ऑब्वियसली ये करप्शन है। और जो इस तरह के तोहफे तवायफ लेता है ये करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। और मैं समझता हूं कि जो जस्टिस साहब हैं वो बड़े एक उनकी रिप्यूट है और वो किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं है। वो पीएमएलएन से नहीं है, वो पीपल्स पार्टी से नहीं है, वो ऑपोजिशन से नहीं है, उनका कोई बेनिफिट कोई लिंक नहीं है हमारे से। और जो वो बातें कर रहे हैं एक एज ए न्यूट्रल आदमी कर रहे हैं और उनका तल्लक रहा है, उन्होंने बड़े करीब से देखा है पीटीआई को और इन्हीं वजूहात की वजह से उन्होंने अलहदगी इख्तियार की है। तो मैं समझता हूं ये वो हकायक हैं और जिनको हमें समझना चाहिए। और ये जो एक नैरेटिव जो बिल्ड करता है, मीडिया भी बिल्ड करता है और पता नहीं कुछ एंकर्स कुछ सेक्शन मीडिया का बिल्ड करता है कि जी बड़े ये तो जो है इनकी फाइनेंशियल जो कॉन्डक्ट है उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी अदलिया ने उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया हुआ है। जी वो अदलिया जो है वो भी उसके ऊपर भी वो जो चीफ जस्टिस हैं उसके उनके ऊपर भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बहुत सारे सवालिया निशान हैं और जो हिस्ट्री है वो उनको अच्छे तरीके से जज नहीं कर रही। चले और मैं समझता हूं कि जो एक जी 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 एक जो नॉर्मल जो एक ओपिनियन है पब्लिक का जो नजर आता है जो सुनाई देता है वो बड़ा नेगेटिव है उनके बारे। चले देखिए, इसकी दो तीन बुनियादी वजूहात हैं। सबसे पहले ईवीएम वहां प्रैक्टिकल है जहां सारे स्टेक होल्डर्स को रियासत के ऊपर पूरा यकीन हो कि वो न्यूट्रल किरदार अदा करेगी। क्योंकि अगर वहां और जहां ईसीपी जैसे अदारे जो हैं उन मैनिपुलेट नहीं हो पाएंगे और उनका जो है एक न्यूट्रलिटी बरकरार रहने का जो है एक रिकॉर्ड हो, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। दूसरा ये कि ईवीएम जो है उसके अंदर मैनिपुलेशन के भी इश्यूज हैं, वो रिगिंग प्रूफ नहीं है, उसके अंदर टेम्परिंग का भी इशू आ सकता है। वो डब्बा है, उसको आप जिस तरीके से मर्जी मनूवर करते हैं। और तीसरा जो सबसे अहम है कि आपने कोई भी इकदाम लेना है तो वो सब स्टेक होल्डर्स के साथ एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको लेना चाहिए, बजाय कि आप सिंगल हैंडेडली एक चीज को जो है वो पुश थ्रू करें। चौथी जो इसके अंदर मेजर इशू है वो ये है कि जिधर भी दुनिया में ईवीएम इंप्लीमेंट हुआ है उधर टाइमलाइंस 25-25 साल की हुई हैं, 20-20 साल, 15-15 साल, 10 साल लगे इंप्लीमेंट करने में। तो ये अगर जो इलेक्टोरल एक्ट था जो 2017 का, उसमें ईवीएम उसका हिस्सा था और ये एक स्टडी होनी थी इस पे, फिर ये पायलट प्रोजेक्ट्स और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चेक एंड बैलेंस के साथ इसको आगे बढ़ना था। वैसे भी ये 2 सालों के अंदर
मैं समझता हूं कि इसको इम्प्लीमेंट करना, ट्रेनिंग करना, ये एक इम्पॉसिबिलिटी है। ह्यूमनली शायद देखिए, अगर अब भी वक्त नहीं आएगा तो कब आएगा? यानी कि 6 तो फाइनेंस सेक्रेटरी चेंज हो गए हैं, 7 एफबीआर के चेयरमैन चेंज हो गए हैं, चौथा वजीर खजाना है। डॉलर का हमें पता नहीं है किधर रुकना है किधर नहीं रुकना, महंगाई काबू में नहीं आ रही, गुर्बत में इजाफा, बदतरीन मीशत की डायरेक्शन। तो अगर ये चलता रहेगा निजाम, तो इससे आम आदमी का क्या बनेगा? किधर जा रहा है पाकिस्तान? क्या बेहतरी की तरफ जा रहा है या बदतरी की तरफ जा रहा है? तो मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि चले जो आपने बिल्कुल बात कर